हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईएससी केमिस्ट्री 2023 के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, राधा कंटिन्यू करने वाले हैं बिकॉज सेक्शन ए हम लोग पहले कर चुके हैं, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो चलिए सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक न्यूमेरिकल है। द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ 20 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन in 500 ml of solution is 0.016 atmosphere at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं टेम्परेचर को केल्विन में कर लेता हूं, तो 25 प्लस 273 298 होगा। ठीक है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, मतलब कैपिटल एम हमें निकालना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है हमारा पाई इंटू वी इक्वल्स टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू आर इंटू टी। आर एक कांस्टेंट है यहाँ, तो m क्या हो जाएगा? m हो जाएगा आपका डब्ल्यू आर टी बाई पाई इंटू वी। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और देखते हैं क्या आता है हमारा। तो m होगा, w क्या है? वेट है 20, r क्या होता है? कांस्टेंट है 0.0821, t क्या है? 298, पाई का वैल्यू हमें दिया हुआ है 0.016 और v क्या है? 500 ml, तो 500 बाई 1000 लीटर हो जाएगा। सो 500 बाई 1000, तो 1000 ऊपर चला गया। ठीक है। अब इसे जब आप सॉल्व करोगे, मैंने पहले सॉल्व कर लिया, ये आ रहा है 6116.4.5 ग्राम। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा हेमोग्लोबिन का। सिंपल, अगर ये फॉर्मूला आप रिकॉल कर सकते हो तो ये बड़ा ही इजी सम है। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का दो पार्ट है। रोमन 1 क्या है? गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। रीजन देना है। ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो इसके 3 कारण है। पहला तो है स्मॉल साइज, ठीक है। दूसरा कारण है हाई न्यूक्लियर चार्ज। एक नंबर का कोई भी लिखोगे तो आपको नंबर मिलेगा, एक लिखने से ही मिलेगा। हाई न्यूक्लियर चार्ज। और तीसरा जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। थर्ड वाला ऑप्शन लिखना, एक नंबर का वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। इसी कारण दे फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है। चलो पार्ट 2 देखते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका जो रीजन है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में छुपा हुआ है। अब देखो, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप के होते हैं? n-1 D 1 to 10 NS 1 to 2, यही होते हैं ना उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई। यस और नो? सो और देखा गया है कि द एनर्जीज, थोड़ा सा समझ लो, द एनर्जीज ऑफ n-1 D ऑर्बिटल्स एंड NS ऑर्बिटल्स, इसके जो एनर्जीज होते हैं are very close, and there is not much difference in them. इसके कारण क्या होता है? therefore in case of ट्रांजिशन एलिमेंट दोनों ही बोथ n-1d एंड ns ऑर्बिटल्स दोनों ही अवेलेबल है। ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, इसी कारण आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने मिलता है फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप का होता है, अगर ये याद है आपको तो इस सवाल का आप आराम से जवाब दे पाओगे। चलो नंबर 4 देखते हैं। आइडेंटिफाई कंपाउंड्स ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन है, हर एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या है, CH3Br प्लस KCN अल्कोहलिक गिव्स यू A, तो ये मिथाइल साइनाइड होगा भाई, CH3CN, विच ऑन क्या बोला, हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस बी देगा। तो बी क्या होगा हमारा, एसिटिक एसिड होगा, CH3COOH। तो ये आपका ए है पहला रिएक्शन में और ये आपका बी है, ठीक है। चलो दूसरा रिएक्शन देखते हैं, नंबर 2, C6H5NH2 प्लस HNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर क्या है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। एक कंपाउंड दे रहा है ए, तो बड़ा ही फेमस कंपाउंड है जिसका नाम है, पहले मैं बना देता हूं स्ट्रक्चर फिर आपको याद आ जाएगा। ये है आपका N प्लस ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस, इसे क्या कहते हैं हम लोग, बेंजन डायोजोनियम क्लोराइड, ये बनता है, ठीक है। फिर ए को क्या किया है, Cu2Cl2/HCl से रिएक्ट करवाया है, उस हिसाब से हमें क्या मिलेगा नेक्स्ट, जो ये तो प्रोडक्ट ही है, ठीक है। नाउ दिस विल गिव in presence of Cu2Cl2/HCl, this will give you chlorobenzene और नाइट्रोजन। तो ये आपको देगा, ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन मिलता है, मतलब ये आपका कंपाउंड बी है। तो ए कंपाउंड है बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड और बी क्या है, क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। चलिए ये तो था नंबर 4 हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 5 का दे रहा है, स्टेट रीजन फॉर द फॉलोइंग। रीजनिंग है, एक सेकेंड, या नंबर 5 का पार्ट 1 देखिए। इथाइल अमाइन इज सॉल्युबल इन वाटर वेरियस एनिलीन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। सिंपल सी बात है, सॉल्युबल इन वाटर मतलब कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब इथाइल अमाइन क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। इथाइल अमाइन इज सॉल्युबल इन वाटर, इथाइल अमीन इज soluble in water due to formation of hydrogen bond with water, ठीक है। और एनिलीन के बारे में आप थोड़ा सा लिख सकते हो अगर चाहो तो, इसमें मार्क्स मिल जाएगा आपको। एनिलीन इज not soluble in water due to weak hydrogen bond, bonds formed by aromatic amines molecules, ये वीक बनाते, ठीक है, एरोमेटिक अमाइंस मॉलिक्यूल्स विथ वाटर आर अनेबल, ये लोग क्या कर पाते, क्योंकि वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है, दे आर अनेबल टू होल्ड लार्जर हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन पार्ट प्रेजेंट इन देम,
इसी कारण ये इनसॉल्युबल होते हैं। एनिलीन की जब बात करें हम लोग, एरोमेटिक अमाइंस की जब बात करें हम लोग, ठीक है, जब एनिलीन की आप बात बोलते हो तो एनिलीन, जस्ट डेटा दे दे रहा हूं आपको, डिजॉल्व्स इन वाटर ओनली to an extent of 3.6 gram per 100 ग्राम ऑफ वाटर। देख रहे हो, बहुत ही कम। ठीक है, एक नंबर का है। अगर आप यही लिख दोगे ना कि इथाइल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, इतना ही से ही आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसे मैं थोड़ा रब कर दे रहा हूं। चलिए ठीक है, नंबर पार्ट 2, एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन एरोमेटिक अमाइंस। अब देखिए, आप जब एरोमेटिक अमाइंस की बात करते हो, और यहां पे मैं लिख रहा हूं एलिफेटिक अमाइंस, ठीक है, एक नंबर का है। एरोमेटिक अमाइंस में आपको रेजोनेंस इफेक्ट देखने मिलता है। क्या देखने मिलता है? रेजोनेंस इफेक्ट। इसके कारण क्या होता है, ये जो एरोमेटिक अमाइंस है, दे एग्जिस्ट एज अ रेजोनेंस हाइब्रिड of several canonical form। और ड्यू टू रेजोनेंस क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस at nitrogen atom which acquires a positive charge। इसके कारण क्या होता है, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इट गेट डीलोकलाइज्ड। आप बोल सकते हो द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स delocalized over the entire बेंजीन रिंग, है कि नहीं, बेंजीन रिंग, and is less available for प्रोटोनेशन। अब अवेलेबल नहीं होगा तो वो बेसिक होगा नहीं। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, that get due to the resonance effect get delocalized over the entire benzene ring। इसके कारण दे आर नॉट अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, तो ये वीक हो गया। लेकिन अगर हम एलिफेटिक का बात करेंगे तो वहां पे प्लस आई इफेक्ट मिलता है भाई। जब आप एलिफेटिक का बात करोगे, ठीक है, ये रेजोनेंस शो नहीं करता है, डज नॉट शो रेजोनेंस। यहां पे आपको प्लस आई इफेक्ट देखने मिलता है, which tends to increase electron density at the nitrogen atom। इसी कारण आप बोल सकते हो कि एलिफेटिक अमाइंस जो है वो एक स्ट्रॉन्गर बेस है एज कंपेयर टू द एरोमेटिक अमाइंस। हो गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो नंबर 6 देख लेते हैं। ये भी एक न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, मतलब डेल्टा जी नॉट, for the following chemical reaction: cadmium solid plus 2 Ag plus gives you cadmium 2 plus 2 Ag solid। तो सबसे पहली बात, ये जो Cd था Cd2 प्लस बन गया है, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और 2Ag प्लस 2Ag बन गया, तो यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये तो क्लियर है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। अब हमें पता है कि डेल जी नॉट होता है माइनस NF
ई नॉट, और एन यहां पे क्लियरली अगर देखो तो दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स अ ट्रांसफर ऑफ 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे एन का वैल्यू क्या है, 2 है। अब वैल्यू बैठा देते हैं। अच्छा ई नॉट भी कैलकुलेट कर लो। ई नॉट क्या होगा, ई आर माइनस ई एल दिया हुआ है। ई आर आपको क्या दिया हुआ है, ई आर दिया हुआ है 0.80 माइनस ई एल क्या दिया हुआ है आपको, माइनस 0.40। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो ये जाएगा 1.2 वोल्ट। ठीक है, ई नॉट निकल गया हमारा। अब डेल्टा जी नॉट डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा दो, माइनस एन, एन का वैल्यू 2 है, एफ का वैल्यू 96500 होता है, और ई नॉट तो 1.2 है। तो ये आप अगर कैलकुलेट करोगे तो 23160 जूल, ये आपका आंसर आ गया। तो अगर रिलेशन याद है ना तो बड़ा इजी था, ये 2 नंबर का था, उतना टफ देगा नहीं आपको। ठीक है, चलो नंबर 7 देख लेते हैं। कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इनऑर्गेनिक से है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है KMnO4 K2Cr2O7। यहां से रिएक्शन हमें पूछता है, हमेशा पूछता है। तो पहला रिएक्शन को चलिए कंप्लीट करते हैं। क्या दिया हुआ है, KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस FeSO4। तो ये हो गया आपका KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस FeSO4। जब रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट हमें पता रहना चाहिए क्या होगा, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस Fe2SO4 प्लस वाटर। ठीक है, ये तो रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब बैलेंस कर लेते हैं, मुझे तो याद है। ठीक है, 2 8 10 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। ये बैलेंस हो गया। ठीक है, फेमस रिएक्शन ये सब, यहाँ से रिएक्शन हमेशा ही देता है। नंबर 2 क्या है, K2Cr2O7 प्लस Ki प्लस H2SO4। यहां पर भी 4 प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये हो जाएगा आपका K2SO4 प्लस Cr2SO4 प्लस आयोडीन प्लस वाटर। ये वाला हो गया। थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं अब। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे 4, 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7। तो ये बैलेंस हो गया। 2 मार्क्स का था, टफ नहीं था, इजी था। ठीक है, चलो नंबर 8 देखते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये भी रिएक्शन है, बड़ा ही नोन रिएक्शन दिख रहा है। हाउ विल द फॉलोइंग बी ऑब्टेन। नंबर ए क्या बोला है, 8 पार्ट 1 का ए, पिक्रिक एसिड फ्रॉम फेनॉल। तो हमें पता है नाइट्रेशन ऑफ फेनॉल हमें पिक्रिक एसिड देता है। तो आप फेनॉल ले लो, ठीक है, प्लस 3HNO3 concentrated in presence of concentrated H2SO4 क्या देता है हमें, पिक्रिक एसिड देता है। ये रहा हमारा पिक्रिक एसिड, यहाँ पे NO2, यहाँ पे भी NO2, यहाँ पे भी NO2। ये हमारा पिक्रिक एसिड है, प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी मिलता है। अच्छा, इसे हम लोग 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल कहते हैं, ट्राई नाइट्रोफेनॉल कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं। इथेनॉल फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड मतलब ग्रिग्नार्ड रीजन वाला रिएक्शन याद है आपको। आप फॉर्मल्डिहाइड ले लो, देखो इसे आप ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्ट करो, CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इस केस में। ठीक है, तो ये हमें एक प्रोडक्ट देता है जिसका हाइड्रोलिसिस करने से हमें हमारा
इथेनॉल मिल जाएगा, OMgBr अगर इससे आप हाइड्रोलिसिस करते हो, हाइड्रोलिसिस, तो जो प्रोडक्ट मिलता है हमें वो है CH3CH2OH प्लस MgOHBr। तो ये मिल गया आपको इथेनॉल। डन। चलो, ये तो 8 का पार्ट 1 है, और भी है। वहां पे क्या दिया है पार्ट 2 में, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दो रिएक्शन है, सेम रिएजेंट है देखो, लेकिन टेम्परेचर चेंज किया। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। 140 में आपको ईथर मिलेगा और 170 में आपको इथीन मिलेगा। चलो देखते हैं रिएक्शन। इसे मैं थोड़ा रब कर देता हूं, ठीक है। 8 का पार्ट 2, तो CH3CH2OH इथेनॉल, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 पहले 140 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आप करोगे तो डाई इथाइल ईथर मिलेगा, C2H5O, C2H5 प्लस वाटर, ये मिलेगा, ठीक है। और सेम अगर आप CH3CH2OH कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री सेंटीग्रेड में पढ़ोगे, क्लास 10 में किया था हम लोगों ने, इथीन मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन 8, ठीक है। चलो क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। फिर एक न्यूमेरिकल दिया है हमें, अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर हैज बॉइलिंग पॉइंट 100.128 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है, मोलर कांस्टेंट फॉर वाटर आ Kb, जो वैल्यू दिया हुआ हम पहले लिख लेते हैं। Kb का वैल्यू दिया हुआ है 0.512 केल्विन Kg पर मोल, और Kf हमें दिया हुआ है 1.86 केल्विन Kg पर मोल। तो सबसे पहले आप मोलालिटी निकाल लो, m क्या होता है, डेल्टा TB बाई KB। अच्छा, डेल्टा TB तो हमें निकालना पड़ेगा भाई, तो यहीं पर निकाल लेते हैं। डेल्टा TB क्या होगा, KB, सॉरी, डेल्टा TB, सोल्यूशन ऑफ यूरिया हैज बॉइलिंग पॉइंट 100 पॉइंट, तो ये होगा डेल्टा TB क्या होगा 100.128 माइनस 100 होगा, बिकॉज प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका हो गया 0.128, डेल्टा TB निकल गया, यहां बैठा दो, तो 0.128 और KB हमारा है 0.512, मोलालिटी निकल गया हमारा। अब देखो डेल्टा TF निकाल लो। डेल्टा TF क्या होगा, KF इंटू M, फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रहना चाहिए, यू नो। तो KF का वैल्यू दिया हुआ है हमें 1.86, और M अभी भी निकाला 0.128 बाई 0.512, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेना, तो 0.465 डिग्री आएगा, ठीक है। चलो डेल्टा TF निकल गया, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, बड़ा इजी है। फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री जो ओरिजिनल है माइनस दिस डेल्टा TF, यानी कि 0.465, यानी फ्रीजिंग पॉइंट होगा माइनस 0.465 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। पहले आप डेल्टा TB निकालो, दैट इज मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट था माइनस जो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री, ओके। उसके बाद मोलालिटी निकाल लो, उसके बाद डेल्टा TF निकल गया तो फ्रीजिंग पॉइंट निकल जाएगा।
ठीक है, चलो ये था नंबर 9 हमारा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10 क्या है। क्या, गिव वन केमिकल टेस्ट ईच टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटिक एसिड दिया है। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड क्या करता है, इट रिड्यूसेस टॉलेंस रीजन टू मेटालिक सिल्वर, है कि नहीं, और ये डज नॉट रिड्यूसेस, हो गया। चलो नंबर 2 क्या है, एसिटैल्डिहाइड और एसीटोन, सेम, ये गिव्स सिल्वर मिरर with tolerance region ये नहीं देता है। एक और कर लो, gives red PPT with Fellings solution। एक नंबर का है, इतना लिखने से ही नंबर मिल जाएगा आपको। Fellings solution ये नहीं देता है, तो ये डिफरेंशिएट हो गया, केमिकल टेस्ट दिया हम लोगों ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 11 क्या बोला है, वाई आर जिंक, कैडमियम एंड Hg नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 2 नंबर का है। अरे बड़ा इजी है, बिकॉज अगर आंसर बोलोगे आप, दे डू नॉट कंटेन पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, उनके कैटायंस बोल दो या वो एलिमेंट बोल दो। मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको, जिंक ले लो और Zn2+ ले लो, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख लो। इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। इसका क्या होता है, Zn2+ का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। देखो दोनों ही केस में यहां पे पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स नहीं है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे। बाकी दोनों का भी सेम रीजन है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो आप तो समझ जाओगे। ठीक है, तो ये था सेक्शन बी हमारा, जो कि था 20 मार्क्स का। चलो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। 20 मार्क्स का था या 18 मार्क्स का था, शायद एक सेकेंड हो जाइए, 18 नंबर का था ना, शायद 20 मार्क्स का था। चलो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।